Hello everyone, welcome to our Vigyan series where we shall discuss various issues related to the field of science and technology for your UPSC preparation. Well, as you guys all know that science and technology in UPSC contains intellectual property rights. This intellectual property rights is a significant component of your science and technology preparation. So इसीलिए आज की वीडियो में we'll study about intellectual property rights. Plus आईपीआर सिग्निफिकेंट एक और रीजन की वजह से हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली ना 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया था, राइट? तो इसीलिए वी नीड टू स्टडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ना हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. दिस वुड बी अ 2-part सीरीज. सो इन द फर्स्ट पार्ट वील कवर ऑल दी थिंग्स अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाट आर दे, उसकी हिस्ट्री क्या है एंड वगैरह वगैरह. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी स्टडी करेंगे कि इंडिया और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में आईपीआर रिलेटेड इश्यूज क्या हैं. ऑलराइट, प्लस देयर इज अनदर स्ट्रीम ऑफ थॉट दैट इज गोइंग अराउंड. वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ना थोड़े से चेंजेस अगर हम कर दें तो कोविड-19 की वैक्सीन जल्दी आ सकती है. पेटेंट लॉज में इफ वी डू सम ट्वीकिंग, सम चेंजेस, देन कोविड-19 रिलेटेड वैक्सीन कैन कम आउट अर्ली. Alright, so एक बारी फटाफट से we'll take a look at the table of contents for this 2-part series. Alright, so in the first video and in the beginning we'll study history of intellectual property rights. ठीक है, फिर हम देखेंगे what are the different types of IPRs. फिर हम देखेंगे purpose of intellectual property rights कि क्यों होते हैं, क्यों सोसाइटी में IPRs दिए जाते हैं. फिर हम देखेंगे intellectual property rights regime in the world and India. वर्ल्ड में क्या हम रिजीम फॉलो करते हैं, कैसे आईपीआर ग्रांट किए जाते हैं, और इंडिया में कौन से लॉज हैं जो आईपीआर रिजीम को हैंडल करते हैं. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द रीसेंट कंट्रोवर्सी बिटवीन इंडिया एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड रिगार्डिंग आईपीआरस. जैसा कि आप जानते हो यूएसए और यूरोप की जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, उन्हें इंडिया के आईपीआर लॉज पसंद नहीं है, तो इंडिया वर्सेस वेस्ट चलता रहता है. फिर हम देखेंगे कैन आईपीआर नॉर्म्स बी ट्वीक्ड टू इंक्रीज द पेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स फॉर कोविड-19. ये एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, तो उसको देखेंगे. एक्चुअली हिंदू में इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी आया था, ये जो लास्ट पॉइंट है, तो इसीलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा. Alright, so without further ado, let's begin with what are intellectual property rights or what is intellectual property. Well, WTO की definition क्या कहती है? According to WTO, intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his, her creation for a certain period of time. Well, बहुत सारी कंट्रीज में, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में प्रॉपर्टी राइट्स तो दिए जाते हैं. अब प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या होती है. वेल, आपके पास जो लैंड होगा, आपके पास जो पैसे होंगे, आपका जो घर होगा, आपके घर में टेबल चेयर वगैरह, ये सारी चीजें जो आप ओन करते हो, ये आपकी प्रॉपर्टी है. बट ये ना आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. ना फिजिकल प्रॉपर्टी पे आपके राइट्स हैं, आपकी ओनरशिप है उसकी, उसको आप चाहो बेच सकते हो, पर कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता अनलेस आपका कंसेंट हो. तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हम अपने दिमाग से भी तो बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं. तो जो इंसान अपने दिमाग से चीजें क्रिएट करता है, क्या उसका उस दिमाग की क्रिएशन पे सेम राइट्स होने चाहिए जो प्रॉपर्टी पे आते हैं? यानी कि टू रीफ्रेज दिस स्टेटमेंट, अगर आपके प्रॉपर्टी पे कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो डोंट यू थिंक आपके आइडियाज जो हैं, आपकी क्रिएशन है, जो आपके दिमाग की क्रिएशन है, उस पर भी प्रॉपर्टी जैसे ही राइट्स होने चाहिए? तो इसी वजह से जो आपके दिमाग की क्रिएशंस होती है ना, द थिंग्स दैट आर क्रिएशंस ऑफ योर इंटेलेक्ट, फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड अ सॉन्ग, यू हैव क्रिएटेड अ मूवी, राइट, यू हैव रिटन अ बुक, है ना, ये सारे आपके दिमाग की उपज है. दीज आर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या इंश्योर करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंश्योर करता है कि जो आपके आइडियाज हैं उन पे आपके कुछ राइट्स हों, वो आपकी हो, आपकी ओनरशिप हो. दैट्स व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन. तो हमें बेसिक तो समझ आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ आईपीआर. ये सदियों से नहीं है. वैसे ग्रीक सिविलाइजेशन में थोड़ा बहुत हमें कहीं रेफरेंस मिल जाता है आईपीआर्स का, बट ये ना एक मॉडर्न फिनोमिना है. अब आईपीआर्स आए कैसे? वेल, द स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोलीज 1624 एंड द ब्रिटिश स्टैट्यूट ऑफ एन, यहां साइड पे दिया भी हुआ है, are seen as the origins of patent and copyright law respectively. तो पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये आईपीआरस के ही पार्ट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ही पार्ट हैं. तो स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोलीज निकाला था ब्रिटेन में 1624 में, उसने आपको पेटेंट के राइट दिए. स्टैट्यूट ऑफ एन जो आया था, लॉ ऑफ एन, उसने कॉपीराइट लॉ दिया था. ना पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे. ऑलराइट, यहां से शुरुआत होती है आईपीआरस की. हाँ,
इस समय जो आईपीआर दिए जा रहे थे ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जा रहे थे, वो बड़ी अपनी क्रूड फॉर्म में थे। धीरे 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 आज तक 1624 से लेके अब तक हमने इस रिजीम को और रिफाइन कर दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और अच्छे से डिफाइन कर दिया है। बट स्टार्ट ये स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोलीज से हुआ था। ऑलराइट, ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड लिटरेरी प्रॉपर्टी। जो आईपीआर पे डिस्कशन हुई थी ना, जो स्टार्ट हुई थी ब्रिटेन में, वो स्टार्ट पता है किस बेसिस पे हुई थी? लोगों ना ये पूछने लगे थे कि जो इंसान कुछ आइडियाज देता है, बुक लिखता है, कुछ गाने वगैरह लिखता है, कोई प्लेज लिखता है, तो डोंट यू थिंक उसके अपने प्ले पे ओरिजिनल राइट होना चाहिए, उसका अपना राइट होना चाहिए? ऐसा ना हो कि शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा और उसके बाद किसी और ने कॉपी कर लिया वो प्ले और आप खुद परफॉर्म करवा दिया कहीं से। तो शेक्सपियर के आपने दिमाग का आइडिया चुरा लिया ना, राइट? तो इसीलिए ना लोग सोच रहे थे कि ये जो लिटरेरी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, राइटर्स वगैरह, ये जो लिटरेरी चीजें लिखते हैं, क्या इसे भी प्रॉपर्टी कंसिडर किया जा सकता है? इसीलिए आईपीआर का ना शुरू में नाम लिटरेरी प्रॉपर्टी था, राइट? तो लिटरेरी प्रॉपर्टी में ना ब्रिटेन में लीगल डिबेट्स हो रही थी कि क्या इसमें जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी पे राइट्स होते हैं, लिटरेरी प्रॉपर्टी पे भी वैसे राइट्स होने चाहिए? क्या शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, क्या शेक्सपियर का उन पे प्रॉपर्टी जैसे राइट्स ही होने चाहिए? जैसे एक इंसान का अपनी लैंड पे राइट है, वैसे ही शेक्सपियर का अपने प्लेज पे राइट हो। तो ये डिस्कशंस चल रही थी। फिर इवेंचुअली होते होते डिस्कशंस होते होते पेरिस में एक कन्वेंशन हुई, पेरिस कन्वेंशन, जिसने कहा कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है ना, इंडस्ट्रियल आइडियाज, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में स्टीम इंजन का आइडिया आया, अब मैं चाहता हूं मेरे आइडिया को ना कोई चुरा ना ले, तो ये मेरा इंडस्ट्रियल आइडिया है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला आइडिया है, तो इस पे भी मेरा राइट्स होने चाहिए। तो पेरिस कन्वेंशन की गई 1883 में। Paris Convention ensured that people who have created industrial designs या industrial property, industrial intellectual property, their rights over their intellectual property are protected. Then बर्न कन्वेंशन की गई, जिसमें बर्न कन्वेंशन में था कि जो क्रिएटर्स होते हैं, लिटरेरी एक्सपर्ट्स होते हैं, राइटर्स वगैरह होते हैं, उनकी जो स्टोरीज, प्लेज वगैरह हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो पेरिस कन्वेंशन वाज फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड बर्न कन्वेंशन वाज फॉर लिटरेरी प्रॉपर्टी, राइट? अब पेरिस कन्वेंशन हुई, फिर बर्न कन्वेंशन हुई, फिर 1893 में दोनों को मर्ज कर दिया और आपने बना दिया यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट वाज लोकेटेड इन बर्न इटसेल्फ। नाउ 1893 से लेके 1960 तक ये बर्न में ही रहा। फिर उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स आपने शिफ्ट कर दिए जिनीवा में, और 1967 में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलरली नोन एज वाइपो। उसने रिप्लेस कर दिया इस पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन को, या अपने अंदर ही समा लिया, और यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाज रिप्लेस्ड बाय वाइपो, एंड वाइपो इज एन एजेंसी ऑफ यूएन। तो वाइपो यूएन की एक एजेंसी है जिसने रिप्लेस कर दिया यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो वहां से लेकर 1967 तक ऐसे रिफॉर्म हुई रिजीम। वेल, एक बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है मार्क लेमले। इन्होंने पता क्या बोला है? इनके एक कोट पढ़ते हैं ध्यान से। The history of patents does not begin with inventions, but rather with the royal grants by Queen Elizabeth I, जो 1558 से लेके 1603 तक थी, फॉर मोनोपोली प्रिविलेजेस। ठीक है, पहले क्या होता था, कोई इन्वेंशन करता था ना, तो उसको इन्वेंशन पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता था, उसे क्वीन के पास जाना पड़ता था और क्वीन से ये प्रिविलेज लेना पड़ता था कि उसके जो दिमाग की उपज है ना, उस पे उसी का हक हो। तो पहले ये एज राइट नहीं स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड एज प्रिविलेज, कि क्वीन आपको ग्रांट करेगी उस पे आपका एक्सक्लूसिव राइट। Approximately 200 years later, after the end of Elizabeth's reign, however, a patent represents a legal right by an inventor providing for exclusive control over his production and sale of his mechanical and scientific invention, demonstrating the evolution of patents from royal prerogative to common law doctrine. ठीक है, तो 200 साल बाद आपने पेटेंट देना शुरू किया। ठीक है, 200 साल बाद एज राइट्स हुआ। पहले ये रॉयल प्रेरोगेटिव था, फिर उसके बाद ये राइट में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं क्या। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ना बेसिकली आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, 6-7 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे मेजॉरिटी टर्म्स में अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। एक तो होता है आपका कॉपीराइट और दूसरी होती है आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ना कॉपीराइट क्या होता है? कोई भी ऑथर है, कोई भी लिटरेरी इंसान है, कोई पेंटर है, कोई राइटर है, कोई म्यूजिशियन है, वो जो उसकी क्रिएटिव चीज होती है ना, जो वो क्रिएट करता है,
आर्टिस्टिक चीज वो क्रिएट करता है, उस पे वो एक्सक्लूसिव राइट डिमांड करता है कि इसको बेच भी मैं सकता हूं, और कोई और इंसान इसे अगर प्रोड्यूस कर रहा है या कोई और इंसान इसको यूज कर रहा है तो वो मेरी परमिशन के बगैर ना करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टी सीरीज है, टी सीरीज ने बहुत सारे गाने निकाले हैं। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे टी सीरीज के गाने चलाने लग जाऊं ना, तो टी सीरीज मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगा कि आप मेरे गाने नहीं यूज कर सकते खुद पैसा कमाने के लिए, right? The rights of authors of literary and artistic work are protected by copyright for a minimum period of 50 years after the death of the author. ठीक है? Also protected through copyright are rights of performers. ठीक है? Stage performers हो गए, producer of sound recording, ये जो म्यूजिक लेबल कंपनीज होती हैं जैसे टी सीरीज, देन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोनी टीवी हो गया, कलर्स टीवी हो गया, जी टीवी हो गया, इनके भी। The main social purpose of protection of copyright and related rights is to encourage and reward creative work. ये तो हम जानते ही हैं, right? Now, industrial property क्या होती है? Now, industrial property can be divided into two parts. Protection of distinctive signs. For example, आपने Audi का symbol देखा होगा, right? ना कोई इंसान दूसरा जिसकी छोटी गाड़ी की कंपनी है वो ना Audi का symbol चुरा के अपनी गाड़ी पे लगा देता है ना, that is fraud एक तरह से। तो बहुत सारी कंपनीज के ना अपने लोगोज वगैरह होते हैं, अपने डिजाइन्स वगैरह होते हैं, साइंस होते हैं उनके अपने, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कॉफी शॉप नहीं खोल सकता और उसके बाहर स्टारबक्स नहीं लिखवा सकता क्योंकि वो राइट स्टारबक्स कंपनी के पास है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रेडमार्क्स। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ये भी होती है। और एक होते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स या इंडिकेशंस, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, राइट? So the main aim of protecting these trademarks is to ensure fair competition and protect consumers from faulty information. मैं Starbucks का लोगो लगा के उन्हें कोई भी कॉफी बेच दूं तो ये कंज्यूमर को तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना, तो इसलिए एक तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। नाउ एक और चीज आती है, वो होती है इन्वेंशंस। फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एड्स का ड्रग इन्वेंट करा है, या किसी कंपनी ने कोई नई इन्वेंशन कर दी, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया सॉफ्टवेयर ढूंढ लिया, ठीक है ना, ये जो दवाई बनी है, ये जो सॉफ्टवेयर ढूंढा है, इस पे इनके क्रिएटर्स का एक्सक्लूसिव राइट है कि कोई भी और इनके सॉफ्टवेयर या दवाई को यूज नहीं कर सकता और उससे पैसा नहीं कमा सकता फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर कोई नया ड्रग बनाते हैं ना, तो उन्हें 20 ईयर्स तक पेटेंट मिल जाता है कि 20 सालों तक आप ही इस दवाई को बना सकते हो और बेच सकते हो। 20 साल बाद जब पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तो कोई भी इस दवाई को बना सकता है और बेच सकता है, और उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? जेनेरिक ड्रग्स। All right. So in this category lies inventions, industrial designs, and trade secrets. Its main purpose is to stimulate innovation, design, and creation of new technology. All right. अब हम देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वेरियस टाइप्स। ये तो हमने मोटे मोटे तौर पे डिवीजन करी थी ना, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाउ सबसे कॉमन और सबसे फेमस होते हैं पेटेंट। पेटेंट क्या होते हैं? मैंने एक टच स्क्रीन फोन बनाया नया, ठीक है? जब मैंने टच स्क्रीन फोन नहीं बनाया था तब तक टच स्क्रीन फोन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो मैंने नया टच स्क्रीन फोन बनाया जाए या टैबलेट बनाया या लैपटॉप बनाया, तो उस पर मैं पेटेंट ले लूंगा कि मेरा डिजाइन या मेरा कोई इन्वेंशन कॉपी ना कर ले, राइट? तो इसे पेटेंट कहते हैं। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन which is a product or a process that provides in general a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. मैं कोई सॉफ्टवेयर अगर बना लेता हूं, राइट? तो मैं सॉफ्टवेयर पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, अब जो विंडोज है सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट का उस पर पेटेंट है, ठीक है? वो उसने बनाया तो वो पेटेंट ले लेगा, कोई और नहीं विंडोज बना सकता या यूज कर सकता, अपने कंपनी के अंडर बेच सकता है। जनरली स्पीकिंग अ पेटेंट प्रोवाइडर, अ पेटेंट ओनर, generally a patent provides a patent owner, generally a patent provides a patent owner with the right to decide how or whether the invention can be used by others. तो मेरा right है उस पे। Now, in other words, patent protection means that the invention cannot be commercially made, used, distributed, imported or sold by others without the patent owner's consent. मैं अगर किसी को लाइसेंस दे दूं तो ही वो मेरा प्रोडक्ट यूज कर सकता है और उससे पैसे कमा सकता है, वरना अगर मेरा पेटेंट है तो उसको यूज करना, उसको बेचना, उसकी प्रोडक्शन करना मेरा ही एक्सक्लूसिव राइट होगा। यहां पे नीचे आप देख सकते हो ये ड्रग है नोवार्टिस का एंटी कैंसर ड्रग है ग्लीवेक, राइट? तो इस पे नोवार्टिस का पेटेंट है। In exchange for this right, the patent owner makes technical information about the invention publicly available in the published patent document. Now, अगर पेटेंट ओनर कोई नई इन्वेंशन करता है तो वो कहता है मुझे इस पे एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम आपको राइट्स तो दे देंगे पर आपको भी बदले में कुछ देना पड़ेगा। और आप बदले में पता है क्या दोगे? आप बदले में इस चीज की जो आपकी इन्वेंशन है उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली हमें दोगे।
ताकि सोसाइटी भी इससे फायदा उठा पाए। तो हम आपको एक्सक्लूसिव राइट तो दे रहे हैं, पर बदले में आप हमें इसकी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दो। तो जिसने कभी पेटेंट लेना होता है ना, तो वो पेटेंट एप्लीकेशन अप्लाई करता है, ऑफिस में अप्लाई करता है, और उस एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स दे देता है। Patents are territorial rights and therefore are valid only in a country where the patent is filed and granted. ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैंने इंडिया में पेटेंट फाइल करा है तो मेरी जो इन्वेंशन है वो इंडिया में प्रोटेक्टेड होगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए में नहीं होगी। अगर मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए में अपनी इन्वेंशन प्रोटेक्ट करना चाहता हूं तो उन डिफरेंट कंट्रीज में मेरे को जाके अप्लाई करना पड़ेगा और उन डिफरेंट कंट्रीज में पेटेंट लेना पड़ेगा। ऑलराइट, The protections under a patent are granted for a limited period, generally 20 years from the filing of the application. 20 साल का जनरली पेटेंट होता है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं कॉपीराइट्स पे। ऑलराइट, तो कॉपीराइट्स क्या होते हैं ना? बर्न कन्वेंशन को थोड़ा सा हमने जब डिस्कस करा था, या स्टैट्यूट ऑफ एन को जब हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था, तो हमने जाना था कि कॉपीराइट्स होते क्या हैं। ये वही लिटरेरी राइट्स हैं जो ऑथर्स को, राइटर्स को, पेंटर्स को मिलते हैं अपनी क्रिएटिव क्रिएशंस के ऊपर। राइट, so a copyright or author's right is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. अब copyright किस किस चीज पे मिल सकता है आपको? Works covered by copyright range from books, आपने बुक लिखी है, आपका म्यूजिक है, आपकी पेंटिंग्स है, आपने स्कल्पचर बनाया, किसी की फिल्म है, राइट, टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप्स, टेक्निकल ड्राइंग्स, ये सारी चीजों पे आपको कॉपीराइट मिल सकता है। ऑलराइट, कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्सटेंड्स ओनली टू एक्सप्रेशंस एंड नॉट टू आइडियाज। ठीक है, ये सिर्फ ना आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे ही मिलता है। ऐसे नहीं होता कि आपने ना मैथ्स की एक प्रॉब्लम नए तरीके से सॉल्व कर दी तो आप उस पर ना कॉपीराइट चाहते हो, या आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उस पर कॉपीराइट चाहते हो, क्योंकि आइडियाज सबके दिमाग में आ सकते हैं। वही सेम आइडिया कितने लोगों में आ रहा होगा, आप ऐसा तो नहीं है कि आप उस पर कॉपीराइट ले लो। राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं ना इस हिसाब से कुकिंग करता हूं, या मैगी एक पर्टिकुलर तरीके से बनाता हूं। राइट, तो मैं इस चक्कर में ना कॉपीराइट ऑफिस में इसलिए नहीं चला जाऊंगा कि मैंने मैगी बनाने का नया तरीका ढूंढा है तो गिव मी अ कॉपीराइट ऑन दैट। राइट, ये चीजें सबके दिमाग में आते हैं, यूबिक्विटस है। क्लियर? तो आइडियाज, प्रोसीजर्स, मेथड्स ऑफ ऑपरेशन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बिल्कुल नहीं मिलता है, सिर्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे मिलता है, ओरिजिनल एक्सप्रेशंस पे मिलता है। राइट, कॉपीराइट मे और मे नॉट बी अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज टाइटल्स। मेरा सर का टाइटल है, उस पर मैं कॉपीराइट नहीं ले सकता। मेरे पास जैलदार का टाइटल है, लेट्स सपोज, ठीक है, या मेरे पास जमींदार का टाइटल है, तो उस पर कॉपीराइट नहीं लिया जा सकता। स्लोगन्स पे कॉपीराइट नहीं लिया जा सकता, लोगोस पे कॉपीराइट नहीं लिया जा सकता, खैर उन पे ट्रेडमार्क लिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन सफिशिएंट ऑथरशिप। ऑलराइट, इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज एंड अकॉर्डिंग टू बर्न कन्वेंशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। In majority of the countries and according to the Berne Convention, a copyright protection is obtained automatically without the need for registration or other formalities. For example, मैं एक बुक लिखता हूं ना, तो मैंने वो बुक लिखी है तो मुझे ऑटोमेटिकली ही कॉपीराइट मिल जाएगा, मुझे कॉपीराइट के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज जो बर्न कन्वेंशन को फॉलो करती थी उन सब में ऐसा ही सिस्टम है, पर ऐसी एक्सेप्शंस है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में है जिसमें आपको कॉपीराइट अप्लाई करना पड़ता है ना। कॉपीराइट्स के अंडर जो आपको राइट्स मिलते हैं ना, प्रिविलेजेस मिलती हैं, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं इकोनॉमिक राइट्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिखी है तो मेरे बुक के कंटेंट्स कोई और यूज करके कोई नई बुक बना के उसे बेच नहीं सकता। फॉर एग्जांपल चेतन भगत ने 5 पॉइंट समवन लिखी थी, मैं सिमिलर सी स्टोरी उसकी बुक से चुरा के अपनी स्टोरी बना के उसे बेच नहीं सकता। राइट, तो उस स्टोरी से पैसे कमाने का हक सिर्फ चेतन भगत को होगा। मेक सेंस? तो वो हो गए इकोनॉमिक राइट्स। और मॉरल राइट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल चेतन भगत की बुक पे 3 इडियट्स बनती है, तो चेतन भगत कैन डिमांड कि जो क्रेडिट है उसकी राइटिंग का वो मुझे दिया जाए। तो जब क्रेडिट्स आएंगे ना कि एक्टर ये, डायरेक्टर ये, तो नीचे लिखा होना चाहिए बेस्ड ऑन द नॉवल ऑफ चेतन भगत, ये मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए इसका। प्लस अगर मुझे मेरी राइटिंग में कहीं गलती दिखी तो ये मेरा मॉरल राइट है कि मैं आपको करेक्ट करूं। आप मेरी जो क्रिएशन उसे तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकते, राइट, विदाउट माई परमिशन। ऑलराइट, तो ये होंगे आपके मॉरल राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स होंगे जिससे आप पैसा कमा सकते हो उस लिटरेरी क्रिएशन से। मॉरल राइट्स वुड बी मुझे क्रेडिट दो प्लस मेरी क्रिएशन को तोड़ मरोड़ के पेश ना करो विदाउट माई कंसेंट। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये दोनों पिक्चर्स ही समझा देंगी। मैकडॉनल्ड्स का ये जो साइन है ये कोई और बर्गर बनाने वाला कॉपी नहीं कर सकता। यूट्यूब का ये साइन है कोई और नहीं यूज कर सकता। कोको कोला का ये साइन कोई और यूज नहीं कर सकता। एप्पल का जो ये साइन है कोई और यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इन कंपनीज ने इन पे ट्रेडमार्क लिया हुआ है। ट्रेडमार्क का मतलब आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का ये एक साइन है।
तो इस साइन को कोई और यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी पता नहीं रिसेंटली ये जोक था या क्या था, पर बड़ा फेमस हुआ था कि किसी इंसान ने ना बिल्कुल स्टारबक्स का लोगो चुरा के अपना एक कैफे खोल दिया और नाम रख दिया सरदार बक्स, राइट? अब ये जोक भी हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, पर अगर उसने ऐसा करा है तो वो कर नहीं सकता बिकॉज स्टारबक्स ने इस पे ट्रेडमार्क लिया हुआ है। ऑलराइट, सो ये पढ़ लेते हैं एक बारी। अ ट्रेडमार्क इज अ साइन केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ द अदर एंटरप्राइज, है ना? इट कैन बी अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है, साइन हो सकता है, राइट? ड्रॉइंग हो सकती है, सिंबल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उस पर आप ट्रेडमार्क ले लेते हो। एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू रजिस्ट्रेशन। अगर आपको अपने कंपनी के लोगो पे ट्रेडमार्क चाहिए तो आप नेशनल लेवल पे ना अप्लाई कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? बट अगर किसी कंपनी जो एक एमएनसी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, उसको चाहिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, उसने अपनी कंट्री में तो ट्रेडमार्क ले लिया बट वो चाहता है ग्लोबली उसका ट्रेडमार्क रिस्पेक्ट हो। फॉर एग्जांपल एप्पल यूएसए की है, तो कोई कंपनी इंडिया में एप्पल का लोगो चुरा के काम करने लग जाए, राइट? तो एप्पल चाहेगा पूरे वर्ल्ड में उसका लोगो उसी का रहे, है ना? तो अगर नेशनल और रीजनल लेवल पे आपको ट्रेडमार्क चाहिए तो आप नेशनल लेवल के ऑफिस पे दिल्ली में अप्लाई कर सकते हो, इंडिया में जैसे। पर अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप हर एक कंट्री में जाके, हर एक कंट्री के ऑफिस में जाके ट्रेडमार्क अप्लाई करो, या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक मैड्रिड सिस्टम है, उसमें आप अप्लाई कर दो। तो वो जो अगर आप मैड्रिड सिस्टम के अंडर अप्लाई कर देते हो तो आपका जो ट्रेडमार्क होगा ना वो ग्लोबली रेनाउंड होगा। तो मोस्टली एप्पल वगैरह इसी के अंडर रजिस्टर कर जाते हैं। क्लियर? द टर्म्स ऑफ द ट्रेडमार्क कैन वेरी बट इट्स यूजुअली 10 ईयर्स। आपको ट्रेडमार्क 10 साल के लिए मिलता है, बट अगर आप एडिशनल फीस दे दो ना तो आपको इनडेफिनेटली, मतलब फॉर एवर के लिए एक ट्रेडमार्क मिल जाता है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट अ ट्रेडमार्क इज। देन इंडस्ट्रियल डिजाइन। अभी आप बाइक का डिजाइन देख सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल बुलेट जो बाइक है उसका एक स्पेसिफिक डिजाइन है ना। अब इट कांट बी पॉसिबल दैट हीरो होंडा कॉपीज दैट एंटायर डिजाइन। एक बाइक निकालता है हीरो होंडा, बिल्कुल बुलेट जैसी दिखने वाली, बस उस पर हीरो होंडा लिख देता है। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट डिजाइन ऑफ दैट बाइक is owned, that particular design is owned by Bullet, Royal Enfield. मेक सेंस? तो जो डिजाइन होते हैं ना प्रोडक्ट्स के, दे आर ऑल्सो ओन्ड बाय कंपनीज एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट? मेरे दिमाग में डिजाइन आया था, ये घड़ी का डिजाइन देख लो आप, ये एक पर्टिकुलर घड़ी को ही अलॉटेड होगा, कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकती, राइट? सो इंडस्ट्रियल डिजाइन का सिस्टम पता है क्या है? इंडस्ट्रियल डिजाइन आपको कई कंट्रीज के पेटेंट के अंडर ही मिल जाता है। कई कंट्रीज ना इंडस्ट्रियल डिजाइन का पेटेंट देती हैं आपको। कई कंट्रीज में स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है कि आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। सो देयर आर टू वेज। बुलेट वाले या कोई भी बाइक कंपनी इस बाइक का पेटेंट भी ले सकती है, और कोई कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि वो इंडस्ट्रियल डिजाइन ही अप्लाई कर सकती हैं, राइट? हर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। Now, in legal sense, an industrial design constitutes the ornamental aspect of an article. Clear? Industrial design may consist of three-dimensional structure such as shape वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। क्लियर? इसमें और कुछ खास नहीं है। ऑलराइट, चलिए अब फटाफट हम आ जाते हैं ट्रेड सीक्रेट्स पे। अब ट्रेड सीक्रेट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल कोको कोला है। अब कोको कोला ने ना अपनी जो ड्रिंक है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो ड्रिंक बनती कैसे है, उसको ना उसने ट्रेड सीक्रेट रखा हुआ है ताकि कोई भी बेवरेज बनाने वाली कंपनी उसे कॉपी ना कर ले, राइट? तो वो जो फॉर्मूला है ना टू मेक कोको कोला या पेप्सी, वो ट्रेड सीक्रेट है। नाउ दोस ट्रेड सीक्रेट्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आईपीआरस। वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, लीक नहीं हो सकती, और कोई लीक करेगा उसे या लीक होगा वो तो पनिशमेंट मिलती है अंडर लॉ। दीज आर आईपीआरस ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस्ड। क्लियर? इन जनरल टू क्वालिफाई एज अ ट्रेड सीक्रेट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी, कोई भी चीज को आप ट्रेड सीक्रेट तभी कह सकते हो अगर वो कमर्शियली वैल्यूएबल है। तो कोको कोला बनाने का फॉर्मूला कमर्शियली वैल्यूएबल है। देन बी नोन ओनली टू अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन। सीक्रेट तो तभी होगा ना जब कुछ ही लोगों को पता होगा, राइट? एंड बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल स्टेप्स टेकन बाय द राइटफुल होल्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू कीप इट सीक्रेट। मतलब उसने स्टेप्स लिए हैं उसे सीक्रेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जिनको कोको कोला का फॉर्मूला पता है उनके साथ ना कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करा है कि अगर वो लोग ये फॉर्मूला लीक करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, राइट? अब ट्रेड सीक्रेट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन मतलब यही कोको कोला बनाने का फॉर्मूला, राइट? कमर्शियल इंफॉर्मेशन, मान लो कोक का ना एक सीक्रेट है जिसकी वजह से कोको कोला ना बहुत ज्यादा रेवेन्यू में है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है।
कोको कोला ने ना ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो इस हिसाब से मार्केटिंग करेंगे, इस स्ट्रैटेजी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई हुई है ना। उन्हें लगता है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कोई कॉपी ना कर ले, तो वो उसे भी ट्रेड सीक्रेट रख सकते हैं। दिस कम्स अंडर कमर्शियल इंफॉर्मेशन, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ट्रेड सीक्रेट कैन बी अ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कमर्शियल इंफॉर्मेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू। ऑलराइट, और लास्ट हम आ जाते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस पे। नाउ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होता है, यहां पिक्चर पे देखना आप। फॉर एग्जांपल मेरी एक टी कंपनी है। अब ना दार्जिलिंग टी है ना, ये बड़ी वर्ल्ड में बड़ी फेमस है दार्जिलिंग टी। लोग ना इसीलिए पीते हैं कि यार मुझे दार्जिलिंग टी चाहिए, क्योंकि बहुत ग्लोबल ब्रांड बन गया। नाउ अगर मैं ना इंडिया में, मान लो मैं चलो दुबई में टी उगाता हूं, वैसे दुबई में टी उग नहीं सकती, बट लेट्स सपोज मैं दुबई में टी उगाता हूं और उस पर ना दार्जिलिंग टी का ठप्पा लगा के बेच देता हूं, तो लोग तो इसलिए खरीद रहे हैं कि ये दार्जिलिंग की टी है, राइट? बट मैं उनसे झूठ बोल रहा हूं ना, है ना? तो इसीलिए जो दार्जिलिंग टी मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो कहते हैं कि हमें ना जियोग्राफिकल इंडिकेशन चाहिए, क्योंकि हम दार्जिलिंग में बैठ के टी बना रहे हैं, और जो दार्जिलिंग टी की खासियत है उस सारी खासियतों के हिसाब से टी बना रहे हैं, तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट पे ही दार्जिलिंग टी का ठप्पा लगेगा। अगर कोई और इंसान इसका ठप्पा लगा रहा है तो उसको दो चीजें करनी पड़ेगी, या तो वो टी दार्जिलिंग के अंदर बना रहा है, प्लस दार्जिलिंग टी बनाने के जो तरीके हैं वो सारे फॉलो कर रहा है, तो ही उसके पास ये ठप्पा लगाने का राइट है। Now this is the right of geographical indication. It is a sign used on products that have specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. Alright? नीचे आप देख सकते हो जो पेंटिंग्स हैं, तो कुछ पेंटिंग्स ना उड़ीसा की हैं, जैसे उड़ीसा पट्टचित्र, ठीक है? तो उड़ीसा पट्टचित्र का जियोग्राफिकल इंडिकेटर है वो उसी पे लग सकता है जो उड़ीसा के स्पेसिफिक पट्टचित्र की टेक्निक्स हैं वो फॉलो करते हैं, राइट? कोई भी इंसान अल्कोहल को स्कॉच नहीं बेच सकता अगर वो स्कॉच के सारे बनाने के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करता। दिस इज बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेटर। क्लियर? So for example, in the jurisdictions in which the Darjeeling geographical indication is protected, producers of Darjeeling tea can exclude use of the term Darjeeling for tea not grown in their tea gardens, alright? Or not produced according to the standards set out in the code of practice for the geographical indication. But एक बात का आपको ध्यान रखना है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है दार्जिलिंग टी बनाने का राइट सिर्फ मेरे पास और कोई नहीं बना सकता। कोई भी दार्जिलिंग टी बना सकता है, अगर बस वो लोगो तभी यूज करेगा जब वो दार्जिलिंग में या तो टी बना रहा है या दार्जिलिंग टी के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे बनाने के, उन्हें फॉलो कर रहा है, राइट? So geographical indications are typically used for agricultural products, foodstuff, wine, spirit drinks, handicrafts, जैसे ये handicraft है उड़ीसा पट्टचित्र, industrial products. Alright? तो ये है हमारे different types of intellectual property rights. अब हम आ जाते हैं फटाफट से purpose of IPR. अब आप IPRs पता है किस लिए ग्रांट करते हो? हिस्ट्री से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए क्यों जाते हैं? एक तो जो इंसान इनोवेशन कर रहा है ना, उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव देना चाहते हो। अगर कोई इंसान इन्वेंशन कर रहा है, कुछ डिस्कवर कर रहा है और उसको पता चल जाए कि उसकी डिस्कवरी से उसे पैसा भी मिल सकता है, तो वो और इन्वेस्टमेंट करेगा उस डिस्कवरी में। तो आप एक इंसेंटिव दे रहे हो उसे, पैसे का लालच, फाइनेंशियल इंसेंटिव, और इसी फाइनेंशियल इंसेंटिव की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेंशन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, राइट? तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, इकोनॉमिक ग्रोथ, और सोसाइटी आगे बढ़ेगी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन से, ऑलराइट? और तीसरा मेजर पर्पस है मॉरल राइट, मतलब अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो उस पर मेरा ही राइट होना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं फटाफट से जो हमने बात करी थी शुरुआत में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। ना वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संभालता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को संभालता है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका लोगो है ना। इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जैसे WHO एक एजेंसी है ना यूएन की, वैसे ही वाइपो है 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन pursuant to the 1967 कन्वेंशन एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो 1967 में एक वाइपो कन्वेंशन हुई थी जिसके अंडर वाइपो बना और उसने रिप्लेस करा बर्न और पेरिस कन्वेंशन को। WIPO was created to promote and protect intellectual property across the world by cooperating with countries as well as an international organization. ठीक है? It came into force 1970 में and currently it has 193 member states plus इसका headquarters है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। अब इसकी एक्टिविटीज क्या है, आप वीडियो स्टॉप करके एक बारी देख लीजिए, पढ़ के ही समझ आ जाएगा उसकी एक्टिविटीज क्या क्या है। ऑलराइट,
अब वर्ल्ड में तो हमें समझ आ गया कि वाइपो के अंडर सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखे जाते हैं। थोड़ा सा काम इस पे डब्ल्यूटीओ भी करता है अंडर ट्रिप्स, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कंट्रोवर्सी को देखेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं इंडिया में कौन से लॉज हैं जो आईपीआर प्रोटेक्ट करते हैं। कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क के लिए है ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइंस एक्ट, फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। और एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमने बनाया है। बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, अपने डिफरेंट सीड्स को ना क्रॉस ब्रीड करा के नया सीड का वैरायटी बना लेते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि ये जो फार्मर्स हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, मान लो वीट की 2 वीट की वैरायटी है, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा के नई वीट की वैरायटी बना ली, तो इन फार्मर्स को भी कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देना चाहिए। तो इसीलिए सीड की नई वैरायटी पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देने के लिए आपने बनाया द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 में। ऑलराइट, सो दैट्स इट इन द पार्ट 1। दैट्स ऑल अबाउट पार्ट 1 जो हमने कवर करना था, एंड वी हैव कवर्ड टिल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स regime in world and India. Now in the second part we'll discuss about the controversy and can IPR norms be tweaked to create a vaccine for COVID-19. Alright, so I'll see you in part 2. Thank you so much. By the way, before signing off, if you have any doubts, then please write about it in the comment section below. I am sincerely waiting for your doubts. Okay? So yeah, that's about it. Thank you so much.